नमस्कार साथियों, ईगो एग्जाम ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम मुख्य सेविका के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस हल करेंगे। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जे.बी. वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन है मानसिक अवस्था का, व्यवहार का, चेतना का या मन का। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, व्यवहार का। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक जे.बी. वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा है। अगला प्रश्न है, दाल में कौन सा अमीनो अम्ल नहीं होता है? लाइसिन, मिथियोनिन, ल्यूसिन या आइसोल्यूसिन। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मिथियोनिन। दाल में अपूर्ण प्रोटीन पाया जाता है। दालों को अनाजों के साथ खाने से मिथियोनिन की कमी पूरी हो जाती है। अगला प्रश्न है, मुख दंशन की अवस्था होती है 8 से 18 माह, 0 से 8 माह, 10 से 15 माह या 12 से 24 माह। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 8 से 18 माह मुख दंशन की अवस्था होती है। मुखीय दंशन अवस्था में बालक खाने की चीज को देखकर उसे मुख में डालकर काटने अथवा चूसने की प्रक्रिया द्वारा अपने अंदर की भावना की इच्छा को पूरा करता है। अगला प्रश्न है, दुग्ध प्रोटीन किस एक आवश्यक अमीनो अम्ल में धनी होता है? ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, अर्जिनिन या सीरीन। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लाइसिन। अगला प्रश्न है, वे समाजशास्त्री जिन्होंने विश्व की 8 संस्कृतियों के अध्ययन पर आधारित सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत प्रतिपादित किया है? एम.एन. श्रीनिवास, ई.टी. टाइलर, वेबर या ओ स्पेंगलर। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ओ स्पेंगलर। स्पेंगलर ने विश्व की 8 संस्कृतियों का अध्ययन कर सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इनकी पुस्तक का नाम द डिक्लाइन ऑफ वेस्ट है। अगला प्रश्न है, अंतः पीढ़ी संघर्ष के कारणों में शामिल है साध्य और साधन के मध्य असंतुलन, दोषपूर्ण सामाजिकरण, पक्षपात की मनोवृत्ति या उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या का नियंत्रण किस प्रकार किया जा सकता है? गरीबी कम करके, शिक्षा का स्तर बढ़ाकर, जन्म दर को कम करके या उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण गरीबी कम करके, शिक्षा का स्तर बढ़ाकर तथा इसके साथ ही साथ जन्म दर को कम करके किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, देश में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? 1975, 1976, 1960 या 1950। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1976। देश में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा 1976 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान में किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा में विकास के लिए निर्देश दिया गया है? 343, 345, 349 या 351। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 351। संविधान में 351 अनुच्छेद में हिंदी भाषा में विकास के लिए निर्देश दिया गया है। अगला प्रश्न है, स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया का चयन करें। स्थिर जन्म और मृत्यु दर, बढ़ती हुई जन्म दर और स्थिर मृत्यु दर, घटती हुई जन्म दर और बढ़ती हुई मृत्यु दर, स्थिर जन्म दर और घटती हुई मृत्यु दर। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्थिर जन्म और मृत्यु दर। एक वर्ष में 15 से 49 वर्ष की 1000 महिलाओं से जितने बच्चे पैदा होते हैं उसे सामान्य दर कहते हैं। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों को मुहैया कराया गया आरक्षण उनके इस संबंध से होता है? सामाजिक पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन, निम्न धार्मिक स्तर या जनसंख्या। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आर्थिक पिछड़ापन। अगला प्रश्न है, 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिति ने इसे परिभाषित किया है? भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, गरीबी रेखा या साइबर अपराध। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गरीबी रेखा। वर्ष 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा को परिभाषित किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लिंग समानता से संबंधित है? आर्थिक सशक्तिकरण, समतावादी संबंध, महिलाओं और स्वतंत्रता और स्वाधीनता, शक्ति तथा अन्य संसाधनों तक समान पहुंच। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, शक्ति तथा अन्य संसाधनों तक समान पहुंच।
अगला प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन में बाधक कारक कौन कौन से हैं? निरक्षरता, रूढ़िवादिता, निहित स्वार्थ या उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सामाजिक परिवर्तन को बाधा पहुंचाने वाले तत्वों में रूढ़िवादिता, निरक्षरता, निहित स्वार्थ, असामाजिकता को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण लागू करता है? समाज, धर्म, कानून या उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण कारण हैं समाज, धर्म, कानून, प्रथा, जनजाति, राज्य, मीडिया इत्यादि। अगला प्रश्न है मॉर्गन का नाम जुड़ा है पितृसत्तात्मक सिद्धांत से, मातृसत्तात्मक सिद्धांत से, आदिम मानव स्वच्छंद यौन संबंध से या विस्तृत परिवार से। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आदिम मानव स्वच्छंद यौन संबंध से। परिवार की उत्पत्ति का उद्विकासी सिद्धांत सर्वप्रथम अमेरिकी मानवशास्त्री मॉर्गन ने प्रतिपादित किया था। उन्होंने कहा था कि आरंभिक अवस्था में परिवार एवं विवाह नाम की कोई संस्था नहीं थी, यौन साम्यवाद की स्थिति थी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 29। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। वहीं अनुच्छेद 19 की अगर बात करें तो ये सूचना का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है और अनुच्छेद 29 शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार प्रदान करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष वह अनुसूची तैयार की गई जिसमें भारत की निम्न एवं पिछड़ी जातियों को सम्मिलित किया गया? 1947, 1935, 1952 या 1955। इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1935। 1935 में वह अनुसूची तैयार की गई जिसमें भारत की निम्न एवं पिछड़ी जातियों को सम्मिलित किया गया। अगला प्रश्न है समाज की संरचना गतिशीलता किसे कहते हैं? जब समाज के लोगों की स्थितियों में परिवर्तन होता है, जब समाज के लोगों की भूमिकाओं में परिवर्तन होता है, जब समाज के कार्यों में परिवर्तन होता है या जब समाज के संस्थाओं में परिवर्तन होता है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जब समाज के लोगों की स्थितियों में परिवर्तन होता है तो उसे समाज की संरचना गतिशीलता कहते हैं। अगला प्रश्न है सामाजिक उद्विकास की धारणा प्रत्यक्ष रूप से सिद्धांतों से ली गई है? भूवैज्ञानिक उद्विकास, भौतिक उद्विकास, प्राणी शास्त्रीय उद्विकास या जीव वैज्ञानिक उद्विकास। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जीव वैज्ञानिक उद्विकास। सामाजिक उद्विकास की धारणा प्रत्यक्ष रूप से जीव वैज्ञानिक उद्विकासी सिद्धांत से ली गई है। अगला प्रश्न है हैजा किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? वायु द्वारा, जल द्वारा, भोजन द्वारा या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जल द्वारा। हैजा जल द्वारा फैलने वाला रोग है। अगला प्रश्न है मलेरिया रोग किस जीव द्वारा फैलता है? सीसी मक्खी, मादा एनाफ्लीज, साल्मोनेला जीवाणु या उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मादा एनाफ्लीज। मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित रोग है जो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी की जातियों से होता है जिसके वाहक मादा एनाफ्लीज मच्छर होते हैं। मादा एनाफ्लीज मच्छर इस परजीवी को रक्त चूसते वक्त मानव शरीर में पहुंचा देते हैं। अगला प्रश्न है हिंदू विवाह का उद्देश्य है? धर्म, प्रज्ञा, पुत्र प्राप्ति, रति या उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। हिंदू विवाह के निम्नलिखित उद्देश्य हैं पवित्र एवं धार्मिक, पुत्र की प्राप्ति, प्रज्ञा, प्रेम की भावना, यौन सुख की प्राप्ति, मनुष्य और शालीन और सदाचारी बनाना। अगला प्रश्न है E300 का सामान्य नाम बताइए? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन ए। इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विटामिन सी। एंटीऑक्सीडेंट E300 का सामान्य नाम विटामिन सी है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्बिक एसिड है। इसकी कमी से स्कर्बी रोग होता है। अगला प्रश्न है अस्पताल और वृद्धाश्रम जैसे सरकारी संस्थान खाद्य पदार्थ की वस्तुएं खरीदने हेतु आमतौर पर निम्न में से किस विधि का प्रयोग करते हैं? नीलामी द्वारा खरीदारी, भाव तोल करके खरीदारी, ब्लैंकेट ऑर्डर खरीदारी, औपचारिक खरीदारी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, औपचारिक खरीदारी। अस्पताल और वृद्धाश्रम जैसे सरकारी संस्थान
खाद्य पदार्थ एवं वस्तुएं खरीदने हेतु आमतौर पर औपचारिक खरीदारी विधि का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे की भाषा का विकास प्रभावित नहीं होता है परिपक्वता से, स्वास्थ्य से, प्रेरणा से या म्यूर हेड से? तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, म्यूर हेड से। एक बच्चे की भाषा एवं बोलने की क्षमता का विकास उसके परिपक्वता के स्तर, स्वास्थ्य की दशा एवं प्रेरणा तथा अभिप्रेरण से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए यदि बालक को बचपन से बोलने हेतु प्रेरित ना किया जाए तो शायद वो बोल ही ना पाए या देरी से बोलना सीखे। अगला प्रश्न है, दबी हुई संवेगात्मक ऊर्जा के बाहर निकलने को कहते हैं शारीरिक नियंत्रण, संवेगात्मक विचरण, मानसिक संतुलन या संवेगात्मक सुरक्षा? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, संवेगात्मक विचरण। दबी हुई संवेगात्मक ऊर्जा के बाहर निकलने को संवेगात्मक विचरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी शिशुओं की सामान्य दुग्धपान समस्याएं हैं? कब्ज, डायरिया, एलर्जी या उपरोक्त सभी? तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। कब्ज, डायरिया, एलर्जी शिशुओं की सामान्य दुग्धपान समस्याएं हैं। अगला प्रश्न है, मानव दूध के 100 मिली में कितने ग्राम प्रोटीन होता है? 1.1, 1.2, 1.3 या 1.4? इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1.2। मानव दूध के 100 मिली में 1.2 ग्राम प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न है, पोलियो की दवा के आविष्कारक हैं जॉन साल्क, एलवी सेविंग, सलमान बख्शमा या इनमें से कोई नहीं? इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जॉन साल्क। पोलियो एक बहुत खतरनाक बीमारी है। इससे बचने के लिए बच्चे के जन्म के बाद टीकाकरण कराया जाता है। पोलियो के दवा के आविष्कारक जॉन साल्क हैं। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु का औसत भार होता है 6.5 पाउंड, 7.5 पाउंड, 8.5 पाउंड या 9.5 पाउंड? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 7.5 पाउंड। नवजात शिशु का औसत भार 7.5 पाउंड होता है। अगला प्रश्न है, माता की रक्त धारा से गर्भ को अलग करने वाला अंग होता है अंडाणु, नाभि नाड़ी या गर्भाशय या खेड़ी? तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, खेड़ी। माता की रक्त धारा से गर्भ को अलग करने वाला अंग खेड़ी होता है। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान कितना भार बढ़ना उचित है? 30 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 12 किलोग्राम या भार बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 12 किलोग्राम। गर्भावस्था में वजन का बढ़ना एकदम सामान्य बात है। शरीर में आ रहे बदलाव एवं शिशु के विकास के साथ साथ वजन भी बढ़ता है। अगला प्रश्न है, भ्रूण किसकी सहायता से मां के शरीर से जुड़ा रहता है? नाभिनाल, गर्भानाल, रक्त कोशिकाएं या रक्त धमनी? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, नाभिनाल। अगला प्रश्न है, भोजन में ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप निम्न में से कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन्स या विटामिन्स? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स। भोजन में ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप कार्बोहाइड्रेट्स है। शक्तिवर्धक पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट का स्थान प्रमुख है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा की माप की इकाई क्या है? ग्राम, केल्विन, जूल या वोल्ट्स? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जूल। ऊर्जा की माप की इकाई जूल है। अगला प्रश्न है, क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, वसा या प्रोटीन? तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है। यह रोग शाकाहारी भोजन पर आश्रित होने वाले बच्चों को अधिक होता है जिनका प्रोटीन आपूर्ति स्रोत मात्र वनस्पति होता है और वो भी अपर्याप्त होता है। अगला प्रश्न है, वसा की मात्रा किस स्थिति में बढ़ा दी जानी चाहिए? हृदय संबंधी रोग में, कुपोषण, मधुमेह या सुपोषण? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कुपोषण। वसा कुपोषण रोकने में सहायक होते हैं, अतः कुपोषण की स्थिति में वसा की मात्रा बढ़ा दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, रेक्टस किसकी कमी के परिणाम स्वरूप होता है? कैल्शियम, विटामिन डी, कैल्शियम एवं विटामिन डी या हार्मोन? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कैल्शियम एवं विटामिन डी की कमी से रेक्टस रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, डीपीटी का टीका कैसे दिया जाता है? मुंह से, चमड़े के नीचे में,
मांसपेशी में या नसों में? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मांसपेशी में। डीपीटी वैक्सीन को मांसपेशियों में लगाया जाता है। इसका टीकाकरण 4 से 5 वर्ष की उम्र के बच्चों की अंडकोशीय जांघ में और 2 से 6 महीने की उम्र वाले नवजात शिशुओं की डेल्टाइस मांसपेशी में लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, चूने वाला पान खाने से किसका ग्रहण अधिक होता है? कैल्शियम, फास्फोरस, लौह या ऊपरी कोई नहीं? इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, कैल्शियम। चूने वाला पान खाने से कैल्शियम का ग्रहण अधिक होता है। अगला प्रश्न है, बच्चों के बौद्धिक विकास का क्रम संबंधित है? अतिरिक्त से निश्चित की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अतिरिक्त से निश्चित की ओर। बुद्धि व मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। अगला प्रश्न है, पुनर्बलन का सिद्धांत संबंधित है? पावलाव से, स्किनर से, कोहलबर्ग से या थॉर्नडाइक से? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्किनर से। पुनर्बलन का सिद्धांत स्किनर से संबंधित है। पुनर्बलन से तात्पर्य किसी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ऐसे सुखकारी उद्दीपन की उपस्थिति है जिसके कारण व्यवहार के दोहराए जाने की प्राथमिकता बढ़ जाए। अगला प्रश्न है, विशेष विवाह अधिनियम किस सन में बनाया गया है? 1947, 1950, 1954 या 1964? इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1954। विशेष विवाह अधिनियम सन 1954 में बनाया गया है। यह भारत की संसद का एक अधिनियम है जो भारत के लोगों और विदेशी देशों में सभी भारतीय नागरिकों के लिए विवाह का विशेष रूप प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति में बाधक कारक है? अज्ञानता, निर्धनता, सामाजिक मान्यताएं, इनमें से सभी? इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। एक व्यक्ति की आवश्यकताएं अनंत होती हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वह दिन रात अथक प्रयास करता है, किंतु कुछ ऐसी बाधाएं होती हैं जो उनकी आवश्यकताओं को पूरी नहीं होने देती, जैसे साधनों का अभाव, अज्ञानता व जानकारी का ना होना, निर्धनता, सामाजिक मान्यताएं। अगला प्रश्न है, परिवार कल्याण कार्यक्रम आरंभ हुआ 1976 में, 1977 में, 1980 में या 1984 में? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1977 में। परिवार कल्याण कार्यक्रम का आरंभ 1977 ईस्वी में हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य परिवार को सीमित कर अच्छे रहन सहन को प्रेरणा प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किस सन में किया गया? 1832 ईस्वी में, 1835, 1838 या 1840 ईस्वी में? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1838। सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सन 1838 ईस्वी में किया गया। फ्रांसीसी विद्वान आंक्स काम्टे को इस विषय का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, परामर्श के सिद्धांत कौन से हैं? स्वीकृति का सिद्धांत, संचार का सिद्धांत, सहानुभूति का सिद्धांत या उपरोक्त सभी? इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। परामर्श के सिद्धांत निम्नलिखित हैं: स्वीकृति का सिद्धांत, संचार का सिद्धांत, सहानुभूति का सिद्धांत, गोपनीयता का सिद्धांत और व्यक्तित्व का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ के सहयोग से वर्ष 2001 में दुलारा परियोजना भारत के किन राज्यों में शुरू की गई? उत्तर प्रदेश और बिहार, बिहार और झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और बिहार। यूनिसेफ के सहयोग से बिहार और झारखंड की सरकारों द्वारा चुने हुए जिलों में कुपोषण, शिशु मृत्यु और खराब मातृत्व स्वास्थ्य को रोकने के लिए दुलारा परियोजना प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के आंकड़ों के अनुसार प्रति 1 लाख जीवित जन पर मातृ मृत्यु दर कितनी है? 207, 211, 206 या 215? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 211। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में मातृ मृत्यु दर 211 है। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।